जाति जनगणना का सवाल, किसे फायदा होगा और किसे दोषी ठहराया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विपिन कुमार और आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जातीय आरक्षण को लेकर। अनुसूचित जाति और जनजाति में जो कैटेगराइज किया गया, जो डिवाइड किया गया आरक्षण को, उस मुद्दे पर चंदन यादव जी का लेख है जिसे हम आपके सामने पढ़ने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत होती है कहानी की कि व्हाइट हाउस के डेमोक्रेट उम्मीदवार के रूप में कमला हैरिस के उदय के साथ दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र अब नस्ल और जाति के मुद्दों के साथ समान प्रतिमानों की चर्चा में लगे हुए हैं, जबकि भारतीय बुद्धिजीवी सही मायने में न केवल नस्ल के मुद्दे के संबंध में बल्कि अमेरिकी राजनीति पर भी चर्चा कर रहे हैं, बल्कि वे हैरिस की गैर श्वेत पहचान पर भी जोर दे रहे हैं। हालांकि वे भारतीय समाज और राजनीति में जात की वास्तविकताओं से दूर भागते दिखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी राजनीति उन्हें घर पर नहीं काटेगी, जबकि जातीय जनगणना को उनके दैनिक जीवन में मिलने वाले विशेषाधिकार के लिए एक वास्तविक खतरा माना जाता है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट के संबंध में एक बहुत जरूरी सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने बजट बनाने की प्रक्रिया से समाज के कमजोर वर्गों से आने वाले अधिकारियों को बाहर रखने के बारे में पूछा। इसके जरिए उन्होंने एक बार फिर पिछड़ी जातियों के उचित प्रतिनिधित्व को बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया। इस पर सरकार के सदस्यों की ओर से प्रतिकूल प्रतिक्रिया आई, जहां तक कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी श्री राहुल गांधी के सवाल उठाने पर सदन में अपना चेहरा छिपाने का नाटक भी किया। भाजपा के वरिष्ठ सांसद अनुराग ठाकुर ने, जैसा कि भाजपा के सदस्यों के बीच आम बात है, अनुराग ठाकुर ने भी श्री राहुल गांधी को गालियां देते हुए कहा कि जो लोग अपनी जातीय नहीं जानते हैं वे जातीय जनगणना के लिए लड़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, जो अपने ओबीसी दर्जे का दिखावा करने में कभी नहीं चूकते, उन्होंने भी अनुराग ठाकुर के जवाब को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करने में कोई समय नहीं गवाया। उनके जवाब में राहुल गांधी का असली चरित्र सामने आया। उन्हें पता है कि भारत में उत्पीड़ित जातियों के अधिकारों के लिए खड़े होने वाले किसी भी व्यक्ति को गालियां दी गई हैं, और उन्होंने कहा भी कि चाहे वे कितनी भी गालियां उन्हें दें, लेकिन राहुल गांधी सुनिश्चित करेंगे कि देश में जातीय जनगणना हो। यह वीडियो भारतीय बुद्धिजीवियों की उन विभिन्न चिंताओं का जवाब देने का प्रयास करता है जो राहुल गांधी की जातीय जनगणना और सरकारी प्रक्रियाओं में समावेशिता की मांगों के बारे में है। भारतीय बुद्धिजीवियों का मानना है कि जातीय जनगणना हर व्यक्ति को उसकी जात के बारे में बताएगी। ऐसे देश में जहां लोग संस्कृतियों के बीच जुड़ने से पहले जाति को पहली चीज के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जातीय जनगणना यह सुनिश्चित करेगी कि जहां जरूरत हो वहां ठोस आंकड़ों के आधार पर सकारात्मक कार्रवाई की जाए। बजट बनाने वालों की जातिगत पहचान बजट की वैधता को निर्धारित नहीं कर सकती है, लेकिन सवर्ण अभिजात वर्ग के एक विशेष समूह द्वारा बनाया गया बजट, जिसे राहुल गांधी वास्तव में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, जातिगत दोष रेखाओं के साथ स्तरीकृत, वंचित और हाशिए पर पड़े वर्गों की आकांक्षाओं को कैसे पूरा कर सकता है। उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। लैंगिक समानता और असमानता पर नीतियां बनाने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त पुरुषों से भरे बोर्डरूम की कल्पना करिए। महिलाओं से रहित स्थान पर ये नीतियां अक्सर पितृसत्तात्मक मैनस्प्लेनिंग का उदाहरण बन जाती हैं। इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए कुंती के पुत्र कर्ण की कहानी पर विचार करें, जो विवाह से बाहर पैदा हुआ था और इस तरह पांडवों की मां ने जन्म के समय उसे त्याग दिया था। जैसा कि रामधारी सिंह दिनकर की महान कृति रश्मिरथी में दिखाया गया है या लिखा गया है। युद्ध का समय आ गया है और कर्ण खुद को कौरवों के लिए युद्ध के मैदान में पाता है। दुर्योधन द्वारा उसे राजा के रूप में मान्यता दी गई है और उसका उचित दर्जा दिया गया है। पांडवों के मंत्री चिंतित थे कि पांडवों में कुशल योद्धा अर्जुन कर्ण की क्षमता का मुकाबला नहीं कर सकता है।
और इसीलिए दोनों के बीच युद्ध को रोकने के लिए कृपाचार्य ने कर्ण से उसकी जाति पूछी। अर्जुन से यदि सदस्य हो मत रहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जात हो। कर्ण की योग्यता या अयोग्यता के बारे में कभी भी सवाल और संदेह नहीं थे। पांडवों के दरबार में सवाल जात का था, जो शासक वर्ग की बड़ी सुविधा के लिए था। जब यह उनके लिए जरूरी और सुविधाजनक होता है तो वे बेधड़क जाति पूछेंगे, जैसा कि उन्होंने कर्ण के मामले में किया था। और जब यह उन्हें असहज और सहज कर देता है तो वे सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से ऐसे सवाल उठाने वालों पर नाराजगी जताते हैं, जैसा कि वे राहुल गांधी के मामले में कर रहे हैं। मनुस्मृति और संविधान दोनों ही जात पर चर्चा करते हैं, लेकिन बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण से। जहां मनुस्मृति दमनकारी जाति व्यवस्था को मजबूत करती है और उसे कायम रखती है, वहीं संविधान जाति व्यवस्था के पीड़ितों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। जो स्पष्ट तौर पे ये बात कही जा सकती है कि मनुस्मृति और संविधान में कितना अंतर है। यह हमारे समय का एक बौद्धिक संकट है कि हमारा बुद्धिजीवी वर्ग उस संदर्भ फ्रेम को पहचानने में विफल रहा है जहां से राहुल गांधी जात पर चर्चा कर रहे हैं। सवाल फोटो फ्रेम में मौजूद लोगों की योग्यता का नहीं है, बल्कि सवाल है सैद्धांतिक ज्ञान के साथ एक जीवित वास्तविकता के टकराव का। दोनों के संयोजन से बेहतर नीतियां बनाई जा सकती हैं और जाति जनगणना इस प्रक्रिया में पहला कदम हो सकती है। जाति मुक्ति के लिए बोलने वाले व्यक्ति से उसकी जातिगत पहचान के लिए उसके तर्कों को मान्य करने के लिए कहना एक दुखद विडंबना है। इतिहास सामाजिक न्याय के उन कई चैंपियनों का गवाह है जिन्होंने हमारे समाज के इस अनुचित विभाजन के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी उच्च जाति की उत्पत्ति को त्याग दिया। बुद्ध का जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य नेता आरामदायक उच्च जाति की उत्पत्ति से आए थे और उन्होंने व्यापक भलाई के लिए संघर्ष करने के लिए अपने विशेषाधिकार को सहर्ष त्याग दिया। संविधान सभा, जिसमें सभी जातियों और वर्गों के लोग शामिल थे, ने हमारे देश को संविधान के रूप में समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर आधारित एक सुसंगत राजनीति देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के पीछे रैली थी। यह तर्क अनिवार्य रूप से कहता है कि केवल महिलाओं को महिलाओं के लिए बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, कि केवल दलित को प्रभावित करने वाले मुद्दे उठा सकते हैं, प्रभावी रूप से एकजुटता को समाप्त कर सकते हैं और संभवतः दुनिया भर में विभिन्न स्वतंत्रता संघर्षों को समाप्त कर सकते हैं। जाति व्यवस्था से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जिसने भी आवाज उठाई है, उसे समर्थन देने के लिए पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा है। यह कोई नई बात नहीं है। सवर्ण अभिजात वर्ग ने हमेशा ही जाति न्याय के किसी भी पैरोकार का विरोध किया है और उनकी भाषा तो बस शुरुआत है। डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार जैसे भारतीय समाज के दिग्गजों को भी इसी तरह से गाली दी गई थी। ज्योतिबा फूले और मां सावित्री बाई जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया था। आज अगर ऐसा होता तो लोगों की रूह कांप जाती। उन्हें ऊंची जातियों के लोगों द्वारा पत्थरों और कीचड़ का सामना करना पड़ता। आजादी के बाद कर्पूरी ठाकुर, अर्जुन सिंह, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे सामाजिक न्याय के पैरोकार को भी भारतीय समाज के सवर्ण नेताओं के गुस्सों का सामना करना पड़ा, जबकि जगदेव बाबू की तो दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। राहुल गांधी आज न केवल भाजपा के सदस्यों के मौखिक गुस्से का सामना कर रहे हैं, बल्कि देश की जनता ने जिस भूमिका के लिए उन्हें चुना है उसे सीमित करने के गंभीर प्रयास भी कर रहे हैं। उन्हें झूठी जांच का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी जा सकती है। ईडी के अधिकारियों के हाथों राहुल गांधी को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है वह सार्वजनिक रिकॉर्ड में है। यह हमारे समाज के सवर्ण नियंत्रकों के लिए जातिगत असमानता पर महत्वपूर्ण चर्चाओं को और विलंबित करने का एक और बहाना मात्र है। ऐसी चर्चाओं से बचने की कोशिश करने से हम कहीं न कहीं पहुंचेंगे तो
सच तो यह है कि आज भारतीय राजनीति में हर एक खिलाड़ी की राजनीति रणनीति में जातिगत चेतना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधियों की संख्या हर चुनाव के साथ बढ़ रही है और यह कहना गलत नहीं होगा कि मंडल राजनीति ने इस उपलब्धि को सुरक्षित रखने में और सहायता करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। हालांकि एक और सच्चाई यह है कि हम अभी भी पिछड़े वर्गों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व में यह ताकत हासिल नहीं कर पाए हैं जो लोगों की वास्तविक स्थिति को दर्शाती है। सवर्ण शासन के समर्थक यह नहीं समझ पाएंगे कि राहुल गांधी के नेतृत्व और सवालों के माध्यम से कांग्रेस मंडल के बाद के युग में सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के मामले में हुई प्रगति को उलटने की भाजपा की कोशिशों के खिलाफ खड़ी है। अपने वीडियो के माध्यम से ये तथाकथित उदारवादी बुद्धिजीवी यह तर्क देते हैं, अपने लेखों के माध्यम से यह तर्क देते हैं कि राहुल गांधी द्वारा जाति का हवाला देने का तरीका एक सस्ती बयानबाजी है, जबकि वे इस कठोर वास्तविकता को अनदेखा करते हैं कि राहुल गांधी ने सदन में अपने प्रश्न पूछे जिसमें अन्य कारकों के अलावा जाति ने कई सदस्यों के चुनावी भाग्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। आखिरकार यह सर्वविदित है कि चुनावी टिकट जात को ध्यान में रखकर भी बांटे जाते हैं। अगर कोई भी जात से ऊपर होने का दावा नहीं कर सकता है तो हमारे नीति निर्माताओं को नीति को लागू करने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करने के लिए जाति जनगणना क्यों नहीं की जानी चाहिए, जहां यह सबसे अधिक मायने रखता है। इस बुद्धिजीवी वर्ग के एक सदस्य द्वारा हाल ही में लिखे गए एक लेख में कहा भी गया है कि कभी कभी प्रगति करने से पहले विरोधाभासों को तेज करना पड़ता है और फिर भी विरोधाभासों और प्रगति पर इस तरीके के भव्य सिद्धांत के बावजूद जब राहुल इस अस्थायी सामाजिक संघर्ष के अंतिम समाधान के लिए समाज और राजनीति में जाति विरोधाभास को तेज करते हैं तो उनके जैसे लोग स्पष्ट रूप से असहज हो जाते हैं। भारतीय समाज में जातिगत स्तरीकरण एक सच्चाई है जिस पर चर्चा होनी चाहिए और इससे बचना नहीं चाहिए। हमारे संस्थापक पिताओं ने संविधान के अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के साथ इस देश के भविष्य को विशेष रूप से सौंपा है। इसे क्रियान्वित करने के लिए देश की जातियों के बारे में अनुभवजन्य डेटा एक ऐसा कदम है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसके बजाय डेटा के बारे में सतर्क सरकार और अमेरिकी चुनावों में अधिक निवेश करने वाले बुद्धिजीवियों द्वारा इसे खारिज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार जो जातिगत विविधताओं और संसद में राहुल गांधी के द्वारा जातीय जनगणना की मांग करने के बाद जो मुद्दे उठ रहे थे उन मुद्दों के आधार पर ये वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसमें जातीय समानता असमानता को लेकर कई सारे उदाहरण दिए गए हैं जिससे आपको इस पूरी प्रक्रिया को समझने में आसानी मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ।